Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin से back from personal tutor. Standard 8 history playlist आप लोग देख रहे हैं. Chapter है chapter 9. That is the making of the national movement 1870s से लेके 1947 तक का era. मेरे पीछे स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिख रही है. इस इमेज में आपको दिख रहा है पुलिस टीयर गैस फेंक रही है कुछ डेमोन्स्ट्रेटर्स पे, और ये इमेज है क्विट इंडिया मूवमेंट की, भारत छोड़ो आंदोलन की. ये इमेज हमें बताती है कि इंडिया को आज़ादी, फ्रीडम इतनी आसानी से नहीं मिली थी. वी डिड नॉट गेन द इंडिपेंडेंस जस्ट इन अ विस्प ऑफ अ फिंगर. इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस. इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. It all started long back. Let's have a look. हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स देखे हैं. प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखे हैं, जैसे कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट सबसे पहले इंडिया में हुई. ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने टेरिटरीज ली, उसके बाद में उन्होंने किंगडम्स भी अपने अंडर करे थे. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और उनकी जो भी परमानेंट सेटलमेंट वगैरह की जो पॉलिसीज़ थी उसके थ्रू ये सब होने लग गया था. नेक्स्ट उन्होंने लॉज बनाए, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस बने, उनके कारण भी चेंजेस आए थे. बहुत सारे चेंजेस आने लगे थे एंड दीज ऑल थिंग्स केम. पेजेंट्स की लाइफ में, ट्राइबल्स की लाइफ में चेंजेस आए थे. एजुकेशन, यस, एजुकेशनल चेंज इंडिया में आया था, हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन चेंज आया था. अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यस, डेफिनेटली पहला है कॉन्क्वेस्ट. ब्रिटिशर्स किस तरीके से बंगाल में आए, फिर उन्होंने किस तरीके से नए लॉज बनाए, नए इंस्टीट्यूशन सेटअप करे थे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ट्राइबल्स और किसानों की लाइफ में जो यूरोपियन इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण चेंजेस आए थे, उसके कारण क्या हुआ था, एजुकेशन के मायने बदले थे. गुरुकुल सभ्यता से हम लोग एक सिस्टमैटिक एजुकेशन लाइन में आए थे. अब जब लोग एजुकेट होने लगे थे तो रिफॉर्म्स भी आने लगे. लोगों ने सवाल करना शुरू करे रिगार्डिंग द कंडीशंस ऑफ विमेन. कास्ट सिस्टम को ओपनली चैलेंज किया जाने लगा था. सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स आने लगे थे. बाल विवाह बंद करा, सती बंद करी, विडो रीमैरिज शुरू करी. ये सारी चीज़ें इंडिया में आने लगी थी. और 1857 का रिवोल्ट जो हुआ था, और उसके बाद क्या होता है. अब इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज़ द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज. जो मेन क्राफ्ट्समैनशिप थी इंडिया में, वो किस तरीके से ख़त्म हुई और इंडस्ट्री शुरू हुई थी. क्राफ्ट्समैन बेचारे अपना काम छोड़ के शहरों में इंडस्ट्रीज़ में बेटर, और कास्ट सिस्टम के कारण भी अधिकतर बार वो छोड़ के निकल गए थे. अब ये सब चीज़ें हमको एक चीज़ बताती है कि इंडियंस शायद ब्रिटिश रूल से डिसकंटेंटेड थे क्या, क्योंकि इन चीज़ों से ऐसा नहीं लगता है कि कुछ चेंजेस तो आए हैं, लेकिन ये रिवोल्ट है, डिक्लाइन है. इसके बाद में अगर हम बात करें तो पेजेंट्स की लाइफ में जो बदलाव है, जो कॉन्क्वेस्ट है, उन्होंने टेरिटरीज ली थी, इंट्रोडक्शंस लिए, जो उन्होंने नए लॉ बनाए थे, हाँ, इस कारण से डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि इंडियंस की लाइफ में चेंजेस आए तो थे. द टॉपिक इज द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म. भारतीयता, देशभक्ति, राष्ट्रीयता की फीलिंग कहाँ से आई थी. देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े हैं, इनसे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंटली निकल के आती है कि ये जो कंट्री है इंडिया, ये है क्या और किसके लिए है. मतलब भारत क्या है, किसके लिए है. तो जब काफ़ी सोच विचार हुए तब हमें ये पता चलता है दैट इंडिया इज एक्चुअली द पीपल ऑफ इंडिया. भारत क्या है, भारत के लोग हैं. भले ही वो किसी भी जाति के हों, किसी भी रंग के हों, किसी भी भाषा के हों, किसी भी जेंडर के हों, कोई से भी क्लास के हों,
वो भारत है। भारत उसके देश के भारतवासियों से बना है, और देश की बात करें तो देश, उसके रिसोर्सेस, उसके सिस्टम, सब के सब इन लोगों के लिए है जिनको हम लोग पीपल कहते हैं। अब ये क्वेश्चन जब आया कि भैया इंडिया इज द पीपल ऑफ इंडिया एंड द रिसोर्सेस ऑफ दिस कंट्री आर मेंट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, तो सडनली लोगों ने क्वेश्चन उठाना शुरू करा, लेकिन बॉस गड़बड़ हो रही है, हमारे यहाँ तो कंट्रोल कोई और कर रहा है और हमारे रिसोर्सेज भी कोई और ले जा रहा है, वो है ब्रिटिशर्स। अब इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए? नहीं, इंडिया इज सपोज टू बी फॉर इंडियंस, यहाँ के रिसोर्सेज हमारे लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और हमारे रिसोर्सेज को लेके जाए। तो एक छोटी सी फाइट शुरू हुई कि हम लोग हमारे देश की चीज़ों पे अगर हक नहीं रख सकते हैं तो कहाँ जाएंगे? दिस वॉज रियली गेटिंग इंटेंस नाउ। थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश करिए, समझिए। एक आप अपने घर में रहते हैं, आपके घर में एक जाम का पेड़ लगा है या आम का लगा है, कुछ भी मान लो, आप ही उस पेड़ के फल नहीं खा सकते हो, कोई और आपके घर पे आके हमेशा उस फल को लेके जाता है। हाउ वुड यू फील? दैट वाज द सेम फीलिंग जो इंडियंस इस क्वेश्चन के बाद में अराइज करके बैठे। अब ये धीरे धीरे कॉन्शियसनेस जो था लोगों के अंदर, ये जो फीलिंग था, वो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना के लोगों ने, 1850 के बाद की बात है, लोगों ने शुरू कर दिया ये क्वेश्चन अराइज करना कि भैया हमें एज एन इंडियन हमारा देश चाहिए, हमें हमारे देश की पॉलिसीज़ रखना है एंड ऑल द थिंग्स हैव टू बी डन ओवर हियर। तो ये बहुत क्लियरली बोल दिया था। अब ये कॉन्शियस जब उठने लगा लोगों के अंदर, तो मेजरली एक फोकस था, ये उन लोगों के द्वारा बनाए गए ग्रुप्स में ज़्यादा था हु वर एजुकेटेड एंड हु एक्चुअली अंडरस्टूड द ब्रिटिश मेंटालिटी। 1870s से 1880s के बीच में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स बने, जैसे पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और फाइनली एक नाम, दिस नेम हैज टू बी हाईलाइटेड एनीहाउ समहाउ वेरी मच, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो, जैसे आप नेम पे जाओ, ठीक है, नेशनल है, इंडियन है, सार्वजनिक, पूना सार्वजनिक सभा का नाम अगर हम लेते हैं, सार्वजनिक मतलब क्या होता है? फॉर एवरीवन। सो दीज ऑल्दो दीज इंस्टीट्यूट्स वर सिचुएटेड इन, अब ये पूना में है, ये बॉम्बे में है, ठीक है, मद्रास में है, ये भले ही एक सेक्टर ओरिएंटेड थे, एक जगह पे थे, बट दे वर ओपन फॉर ऑल एंड दे इनकलकेटेड द मेंटालिटी ऑफ द मासेस। मतलब देश के सारे लोगों की जो फीलिंग्स, मतलब, और देश के सारे लोग इसमें इनवाइटेड थे। ऐसा नहीं था कि भैया तुम तुम्हारा देखो हम हमारा देखते, नहीं, इट वाजंट लाइक दैट। ये जितने भी एसोसिएशंस थे, दे एक्चुअली हैड एन आइडिया कि लोग ना सॉवरेन होने चाहिए। सॉवरेन मतलब आप खुद के दम पे कुछ कर सकते हो, इंडिपेंडेंट एक्शन आप ले सकते हो। और सीधी सी बात है, इसका ये कहने का मतलब था ब्रिटिशर्स को एक मैसेज जाना चाहिए, भाई साहब हम इंडियंस हैं, हम अपने अफेयर्स खुद मैनेज कर लेंगे, यू डोंट हैव टू पोक योर नोसेस एवरी टाइम इन आवर बिजनेस। अब ये जो ब्रिटिश रूल का जो डिससैटिस्फैक्शन था ना, ये 1870s 1880s में बढ़ गया था। आर्म्स एक्ट 1878 में पास होता है, जिसमें इंडियंस को आर्म्स रखने से प्रोहिबिट कर दिया जाता है। कोई भी इंडियन अब कोई वेपन नहीं रख सकता। क्यों भाई? ब्रिटिशर्स रख सकते हैं, इंडियंस नहीं रख सकते। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उसी साल 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। आई रिमेंबर दिस एक्ट एज आई हैव स्टडीड इन डेप्थ। ये एक ऐसा एक्ट था कि ब्रिटिशर्स अब इंडियन प्रेसेस जो होती है, मतलब जहाँ पे मैगजीन न्यूज़पेपर्स वगैरह छपते हैं, उनको कभी भी कॉन्फिस्केट करके पूरा सामान जब्त कर सकती है, कभी भी वहाँ पे रेड डाल के बंद कर सकती है, किसी शक पे भी। तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच,
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो उड़ गया। और ये एक रूल था, ये जो टर्म है ना ऑब्जेक्शनेबल, ब्रिटिशर्स ने एक टर्म डाल दिया था, भैया कोई सी भी चीज़ जो ऑब्जेक्शनेबल लगेगी हमको, हम अगर किसी न्यूज़पेपर में कुछ भी ऑब्जेक्शनल रहा तो प्रेस बंद हो जाएगी। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्शनल क्या है और क्या नहीं है, ये कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा था। 1883 में एक अजीब सा वाकया हो गया, एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, इल्बर्ट बिल। अब ये जो इल्बर्ट बिल था, इसमें यह कहा गया था कि अब ब्रिटिश और यूरोपियन लोग की ट्रायल इंडियंस भी कर सकते हैं। मतलब अगर कोई इंडियन पढ़ लिख के जज बन गया तो उसको यूरोपियन और ब्रिटिशर्स, कोई भी इंसान हो, उसको ट्रायल पे जज करने का फ्रीडम रहेगा। दिस वॉज अ बिग थिंग, क्योंकि इंडियंस अब बैरिस्टर बन रहे थे, इंग्लैंड में लॉयर्स बन रहे थे, जज बन रहे थे, हायर स्टडीज़ कर रहे थे। और अब एक बिल जब आता है कि भैया इंडियंस को पावर मिल जाएगा, तो देयर वाज समथिंग कि अब हम इंडियंस भी यूरोपियन कंट्री में बैठ के, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम कैमला हैरिस वगैरह की बात करें, दीज आर लाइक वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देयर आर मेनी इंडियंस हु आर एक्चुअली वर्किंग आउट देयर। इसी तरीके से इंग्लैंड में भी चांस मिलने लगा था कि आप जाकर अब वहाँ पे जज बन सकते हैं और यूरोपियन लोगों को जज कर सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बिल पास होता है और वाइट्स, गोरों का जो इसके ऊपर अप्रोर उठती है, मतलब उन लोगों का एक डिनायल था कि कैसे यार, हाउ कैन इंडियन गो अहेड एंड जज अस, हम उन पे रूल करते हैं, हाउ कैन दे गो अहेड एंड रूल अस बाय देयर थिंग्स। ये गड़बड़ हो गई, ये बिल वापस रिटालिएट कर लिया गया। इस चीज़ के कारण इंडियंस इनरेज हो गए थे। अब गुस्से की सीमा नहीं थी, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स का रेशियल एटीट्यूड क्लियरली डिपिक्ट हो रहा था कि बॉस, दे फील दैट इंडियंस आर इन्फीरियर एंड दे डोंट हैव अ स्लाइटेस्ट ऑफ द ओपिनियन कि इंडियंस कैन बी गिवन सम लिबर्टीज। अब ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस की ऐसी नीड अब आने लगी कि भैया एक ग्रुप होना चाहिए, पूरा ऑल इंडिया ग्रुप। अब हम पॉकेट्स बना के पूना, मद्रास, बॉम्बे, हम ऐसे नहीं रह सकते। एक ऑल इंडिया एसोसिएशन बनाना पड़ेगा जिसमें सब लोग इकट्ठा होंगे। और ये 1880 से चल रहा था, लेकिन ये इल्बर्ट बिल जो था ना, इसके बाद इसकी ज़रूरत और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई कि भैया हमें हमारी रिप्रेजेंटेशन तो दो। तब इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश होती है। 72 डेलीगेट्स थे पूरे देश के, वो बॉम्बे में मिलते हैं दिसंबर 1885 में। इम्पॉर्टेंट डेट है, प्लीज़ याद रखना, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। इसकी अर्ली लीडरशिप की अगर मैं बात करूँ तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बहरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रमेश चंद्र दत्ता, S सुब्रमण्य अय्यर, ये जितने भी लोग थे बेसिकली बॉम्बे, कैलकाटा, यहाँ के लोगों ने मिलके एस्टैब्लिशमेंट करा। दादा भाई नौरोजी की अगर मैं बात करूँ तो वो एक बिजनेसमैन थे और एक पब्लिसिस्ट थे। पब्लिसिस्ट वो पर्सन होता है जो किसी नेशन की कोई सी पॉलिसीज़ वगैरह रहती है उसको पब्लिश करके आगे बढ़ाते हैं। इत्तेफाकन से ही वॉज सेटल्ड इन लंदन। दादा भाई नौरोजी हम लोग नाम सुनते हैं, बट ही वॉज सेटल्ड इन लंदन एंड काफ़ी टाइम के लिए ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी थे। इन्होंने जो इंडिया के यंगर नेशनलिस्ट थे उनको गाइड करा कि इस तरीके से ग्रुप बनाओ, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। हाँ, इसमें एक और फेमस नेम था, एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने भी बहुत सारे इंडियंस को अलग अलग रीजन से इकट्ठा करने का काम करा था एंड फाइनली एक ऐसा ग्रुप एस्टैब्लिश हुआ था जो पैन इंडिया लेवल पे अपनी बातें मनवाने के लिए, ब्रिटिशर्स से डायरेक्ट बात करने के लिए अब एग्री हो चुका था।
अगर आप फिगर 2 देखेंगे तो आपको दादा भाई नौरोजी दिखेंगे इसमें. ही वॉज द वन हु वॉज बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में आता है, हु डिड कांग्रेस सीक टू स्पीक फॉर. कांग्रेस की स्थापना क्यों करी गई थी? चलिए, एक नीड थी ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, बट वो नीड क्यों पड़ी थी? एक न्यूज़पेपर था इंडियन मिरर, उसने जनवरी 1886 में एक बायलाइन छापी है, द फर्स्ट नेशनल कांग्रेस एट बॉम्बे इज द न्यूक्लियस ऑफ अ फ्यूचर पार्लियामेंट फॉर आवर कंट्री एंड विल लीड टू द गुड ऑफ इनकंसीवेबल मैग्नीट्यूड फॉर आवर कंट्रीमैन. अब कांग्रेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पॉलिटिकल पार्टी नाउ. कांग्रेस का मतलब होता है कॉन्वोकेशन, एक ग्रुप, एक ऐसी संस्था जहां लोग आके मंथन करते विचारों का. दैट इज अ कांग्रेस. तो इंडियन मिरर जो था न्यूज़पेपर, उसने 1886 में एक खबर छापी थी कि पहली बार इंडिया में एक कांग्रेस की स्थापना हुई है बॉम्बे में, और ये कांग्रेस फ्यूचर में इंडिया के सारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स चलाने वाला एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनने वाला है जिससे इंडियंस का काफ़ी भला होगा. और अभी हम उस लेवल पे नहीं सोच सकते कि कांग्रेस किस लेवल पे इंडिया की हेल्प कर सकती है, व्हेन ऑल द पीपल आर कमिंग टुगेदर. बदरुद्दीन तैयब जी ये 1887 के में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने गए थे, एंड इन्होंने एड्रेस ऐसा दिया था दैट दिस कांग्रेस इज कंपोज्ड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स नॉट ऑफ एनी वन क्लास और कम्युनिटी ऑफ इंडिया बट ऑफ ऑल डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ इंडिया. बदरुद्दीन तैयब जी ने जो कांग्रेस के बारे में कहा था, उन्होंने क्लियरली डिपिक्ट करा था कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप किसी एक क्लास, किसी एक कम्युनिटी, किसी एक रिलीजन या रीजन के लोगों से नहीं बना है. ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें इंडिया के हर क्लास के, हर रिलीजन के, हर कुनबे के लोग आके इकट्ठा हुए हैं. तो आपको अब समझ में आ रहा है कांग्रेस की स्थापना की जो मेंटालिटी थी वो क्या थी? टू ब्रिंग टुगेदर पीपल फ्रॉम ऑल द वेरियस सेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, ऑल द वेरियस डायरेक्शंस of the country, various castes, various creed and all, ताकि एक मिला जुला ग्रुप बन के रहे जिसमें सभी की आवाज़ इक्वली उठाई जाए. सो आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स. दिस वाज द स्टार्टिंग इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना. आई विल बी गोइंग अहेड एंड टेकिंग केयर. सी यू अगेन. बाय बाय.